ब्रिगेडियर एस के साहनी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपका हमारे साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में शामिल होने के लिए। साहनी सर, वर्ल्ड लीडर्स समिट G7 कनाडा के अल्बर्टा में हमने एग्जीक्यूट होती हुई देखी। अब पीएम नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के तरफ निकल गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो पिछले 4-5 सालों में हमने भारत और कनाडा के संबंधों को नाजुक दौर से गुजरते देखा, अब ये जो मुलाकात हुई है ये कितना एक अच्छा रिवाइवल है संबंधों को और बेहतर करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट कनाडा में हुई है G7 विजिट के दौरान, और साथ ही साथ में जो ये मीटिंग्स चल रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था समय के अनुसार। और जो प्रीवियस डिस्पेंसेशन में जो गड़बड़ हुई है रिगार्डिंग जस्टिन ट्रूडो ने जिस हिसाब से फालतू और बेबाक वो लगाए एलिगेशंस लगाई थी कि भाई निज्जर की मर्डर में हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट वो जो डाउट्स हैं भी क्लियर हो गए हैं। और कार्नी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि ये लीगल एंगल है, उसको हम अलग से देखेंगे, और जो म्यूचुअल जो रिलेशंस हैं इसके बीच में ये चीजें आनी नहीं चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला है कि दोनों देशों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे संबंध ठीक ठाक रहे। ये जो खालिस्तानी एंगल्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय एंश्योरिंग कि जो वहां के लोग हैं वो भारत में निवेश करें और निवेश भारत से निवेश कनाडा में जाए, तभी आपस में परस्पर दोस्ती बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी और ट्रस्ट बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है, ये जो डेवलपमेंट हुई है और जो कनाडा के साथ रिलेशन रिस्टोर हुए हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश अब आने वाले समय में बातचीत के जरिए डेवलपमेंट की तरफ चले, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी 2047 तक अपने देश को हमने एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। ठीक, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। जी ब्रिगेडियर सर, क्योंकि जो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि लास्ट टाइम हमने जब G20 समिट को होस्ट किया था दिल्ली में, उसके बाद एक महत्वपूर्ण नींव रखी गई थी दुनिया की तरक्की के प्रति, और नारा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। अब इसको G7 समिट में आगे बढ़ाया गया है, तो आने वाले वक्त में शांतिपूर्ण मैसेज देना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड सिनेरियो देखे तो एक अलग सी टेंस सिचुएशन से गुजर रहा है, चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे इजराइल का हमास के साथ युद्ध हो और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध हो, तो ऐसे में शांति संदेश कितने और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा है, वर्ल्ड एज अ यूनिटी, एज वन एंटिटी, ये बहुत जरूरी है फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट हमारे भारत के लिए नहीं, बल्कि साउथ एशिया और पूरे वर्ल्ड के लिए। जब तक कि आपस में ये बातचीत करके विश्वास बढ़ा के इन्वेस्टमेंट ना करे, बिजनेस ना बढ़े, लोगों का अपने जो दूसरे थर्ड वर्ल्ड में भी जहां पर पॉवर्टी है, जहां पर और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसको भी हमने G20 में काफी देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हमने इसी ग्रुप में मिलाया था, इसी उद्देश्य से कि भाई पूरे वर्ल्ड में खुशहाली रहे। ये तभी हो सकता है जब हम सब एकजुट होकर सारे देश काम करें। जिस हिसाब से आजकल ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बन गए हैं, रशिया यूक्रेन का हो रहा है, इजराइल और ईरान का हो रहा है, और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से ये जो ईरान अपनी प्रॉक्सीज हुतीज हो या हमास हो और हिजबुल्लाह हो, जब तक इसको हम एज ए वर्ल्ड ना एड्रेस करें, हम डेवलपमेंट नहीं ले सकते हैं। और वही चीज G7 ने भी बोली है कि हमें आगे बढ़ना है, इन चीजों को न्यूट्रलाइज करनी है जो थ्रेट्स आ रही हैं। जी, अब ब्रिगेडियर सर, क्योंकि हमने देखा था कि जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी कनाडा में, तब भारत और पाकिस्तान के संबंध भारत और कनाडा के संबंध बहुत नाजुक दौर से गुजरे, और उस दौरान तो हालात ये थे कि बातचीत भी होनी बंद हो गई थी। अब मार्क करनी की सरकार है, काफी चीजों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ये वही जस्टिन ट्रूडो थे जिनकी भारत से नहीं बनी। वो वक्त भी याद कीजिए, वो वीडियो वायरल हुआ था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो को मुंह पर कह दिया था कि प्राइवेट बातों को आपने पब्लिक मंच पर डिकोड कर दिया, और यही बात को नाराजगी लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी काफी नाराज होते हुए नजर आए थे। तो
अब आपको लग रहा है कि जो डैमेज हुआ था जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान भारत और कनाडा के संबंधों को मार्क करने एक बेहतर सकारात्मक रोल ब्रिज का काम कर सकते हैं यहां पर चीजों को पटरी पर लाने के लिए? ये जो जस्टिन ट्रूडो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो काफी 10 साल तक रहे हैं, 10 साल से ज्यादा कनाडा के लिए, उन्होंने काफी नॉट ओनली कनाडा और इंडिया के आपस के रिलेशंस खराब रहे, इवन जैसे आप बता रहे हैं बिटवीन कनाडा एंड यूएस ऑल्सो काफी खराब रिलेशंस थे। वो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो सरकार डिपेंडेंट थी खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर। जब जगमीत सिंह की सरकार सपोर्ट डाउन हुआ, जब उनकी सरकार गिरी, तब जब कारनी आए हैं उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये चीजें जो है हम एनकरेज नहीं करेंगे, खालिस्तानी टेररिज्म नहीं एनकरेज करेंगे। इसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो पब्लिक में आया नहीं है, मोदी साहब ने जरूर खालिस्तानी टेररिज्म के बारे में भी बात की होगी माइक करने से, बिकॉज ये चीजें जो है आजकल हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर है। कहीं भी किसी भी संसार के किसी भी हिस्से में जो भारत को इम्पैक्ट कर रहा है टेररिज्म के कारण, उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। और माइक कार्नी के साथ जरूर जो है, माँ कार्नी के साथ जरूर इसके बारे में बातचीत हुई होगी, टेररिज्म के बारे में, स्पेशली खालिस्तानी टेररिज्म के ऊपर। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है सर, इंटरनेशनल सिनेरियो से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से, जहां पर कनाडा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब क्रोएशिया का दौरा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला क्रोएशिया का दौरा है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम समझौतों पर मोहर भी लग सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा किस तरह से साइप्रस के बाद कनाडा के बाद अब सीधे क्रोएशिया के दौरे पर है, जहां पर कनाडा के कनानिकरिन्स से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अब क्रोएशिया के बारे में कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, वो आप देख लीजिए। पहली भारत क्रोएशिया प्रधानमंत्री स्तर की यह यात्रा बताई जा रही है, और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, जो द्विपक्षीय संबंधों को, रिश्तों को नया आयाम देगी। बड़ी बात, यूरोपीय संघ से रिश्तों को और मजबूती मिलेगी क्रोएशिया के माध्यम से, क्योंकि क्रोएशिया ईयू का सदस्य है। यह यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाएगी। आर्थिक सहयोग, निवेश, व्यापार, तकनीक और फार्मा पर इस दौरान बातचीत हो सकती है। बातचीत यहां पर आईटी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी उम्मीद पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ संरक्षण और समुद्री सहयोग, भारत और क्रोएशिया की अगर बात की जाए तो उसको लेकर होगी। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है, तो इस बीच डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट है। राजनयिक संतुलन, ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत, रूस, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है, और बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने जो बयान है वो पटल पर रख रहा है। ऐसे में ये दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के बीच आदान प्रदान को भी बढ़ावा जो है वो सांस्कृतिक तौर पर मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें यहाँ पर साझेदारी समझौते होंगे। वैश्विक मंचों पर सहयोग, चाहे वो जलवायु को लेकर हो, विकास जैसे मुद्दे हो, उन सभी पर सहयोग के नए अवसर जो है इस दौरे पर खुल सकते हैं। और इस दौरे को लेकर अगर बात की जाए तो आर्थिक या रणनीतिक, ये दोनों तरीके से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और आज देखना होगा कि क्या कुछ क्रोएशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विदेश नीति कहीं ना कहीं एक लेकर चल रहे हैं और उस पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहनी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहनी सर, क्रोएशिया की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हमने देखा कि ये 5 दिनों की 3 देशों की यात्रा थी, शुरुआत साइप्रस के साथ हुई, और साइप्रस को यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वो यात्रा काफी कारगर हुई, राष्ट्रपति के साथ गर्मजोशी से मुलाकात हुई, बहुत तस्वीरें वायरल हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये क्रोएशिया की जो यात्रा है, पहली किसी आधिकारिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, पहली बार कोई भारतीय पीएम ये यात्रा करेगा। कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? ये जो यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रोएशिया के लिए हो रही है, ये बहुत ही अहम यात्रा है। जैसे कि आपने अपने न्यूज में बताया है कि क्रोएशिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर के होने के नाते उसका इन्फ्लुएंस आएगा यूरोपियन यूनियन में, जिसमें भारत का विचार भी रख सकता है। अभी इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी इस यात्रा में टेररिज्म के ऊपर भी बात करेंगे, और जो करार हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर होगा, और कल्चर के ऊपर। इंडिया के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, छोटी कंट्री है क्रोएशिया। हम एक
बढ़ती इकोनॉमी है और एक बड़ा बाजार है हमारे पास, बहुत बड़ी मार्केट है। और एट द सेम टाइम हमारे अपने एमएसएमईज हैं, हमारे अपने छोटे छोटे उद्योग हैं जो क्रोएशिया के लिए उद्योग में आ सकते हैं, उनका निवेश आ सकता है, हमारा निवेश उधर जा सकता है। तो एक ये बहुत ही अहम यात्रा है। और क्रोएशिया के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध और बनते हैं तो एक एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट का भी जो बातचीत हो रही है हिंदुस्तान की यूरोपियन यूनियन के साथ, जो एंड ऑफ दिस ईयर बाय दिसंबर तक होनी है, उसमें भी हमें काफी मदद मिलेगी इस यात्रा के कारण। ठीक। एक जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा वायरल होता है, जहां पर वो कहते हैं इट्स नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इट्स द टाइम ऑफ ट्रेड। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो वो आज से लगभग जब से उन्होंने सरकार संभाली है केंद्र की, तब से लगातार वो इस फॉर्मूले पर काम करते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी हाल फिलहाल में 2-4 महीने से बोल रहे हैं ट्रेड पर बात करो। ये प्रधानमंत्री को आपको याद होगा कि जब उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी, तब उससे पहले उन्होंने सेशल्स की यात्रा की थी। तब भी लोगों ने कहा था इतना छोटा मुल्क है, क्या महत्वपूर्ण है। तब भी देखिए संबंध कितने बेहतर हुए। साइप्रस एक बहुत छोटा सा इलाका कहा जाता है देश, अगर एरिया वाइज देखा जाए, और अब ये क्रोएशिया। तो हर देश, हर एक अंग, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, हर एक कंट्री, चाहे छोटी से छोटी कंट्री हो, सभी इस कड़ी में बराबर है। और यकीन से माने कि जो हमारे मोदी साहब गए हैं क्रोएशिया में, उसमें इस यात्रा के दौरान बड़ा क्लियरली बताया जाएगा कि इंडिया का भी क्या पर्सपेक्टिव है टेररिज्म के बारे में। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रेड तो जरूरी है, मोदी साहब बोल रहे हैं टेररिज्म के बारे में बात करनी है। ट्रेड तो बात होनी है, बिकॉज विदाउट टेररिज्म, अगर हम टेररिज्म को नहीं, अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये ट्रेड भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ट्रेड के साथ साथ ट्रेड भी जरूरी है, एंड वी कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग ऑफ टेररिज्म। ये भी बहुत जरूरी है, जिसमें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, और देश को और दुनिया को समझना। इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इजराइल ईरान के बीच जो भयानक जंग है, आज उसका 6वां दिन है। लगातार दोनों तरफ से आत्मघाती हमले हो रहे हैं। दोनों देशों ने और हमले कर दिए हैं तेज हवाई स्तर के। इजरायली सेना ने ईरान पर फिर से हमला किया है। ईरान की तरफ से इजराइल के का जो हेडक्वार्टर है उनके इंटेलिजेंस का, उसको टारगेट करने की बात सामने आई है, जबकि इजराइल ने उल्टा पलटवार भी किया है। तो बड़ी खबर, जहां पर ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले की खबर सुर्खियों में है, वहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी ईरान ने निशाना बनाया हुआ है, जबकि इजराइल ने ईरानी सेना के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। तो जंग से जुड़े बड़े अपडेट, जहां पर दोनों देशों में भयानक जंग का सिलसिला जारी है। आज 6वां महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमले की बात सामने आई है, जहां पर तेल अवीव पर 25 मिसाइलें दागी गई हैं, जबकि ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइल दाग दी है। इस बीच ईरान ने दावा किया कि इजराइल के मोसाद के मुख्यालय को भी उसने निशाना बनाया है और मोसाद को नुकसान पहुंचाया है, जबकि इजराइल ने कहा कि उसने ईरानी कमांडर शादमानी को ढेर किया, जिसकी मौत हुई। और तेहरान से लगातार भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला चल रहा है। लगातार सुरक्षित एवैक्यूएशन जारी है। इजराइल की चेतावनी कि हजारों लोग तेहरान से भाग जाएं, अन्यथा आने वाले दिन तेहरान में कुछ नहीं बचेगा। जबकि चीन की तरफ से नागरिकों को इजराइल छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इधर इजराइल पर मिसाइलों से हमले चल रहे हैं। मध्य पूर्व में हवाई अड्डों को भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ब्रिगेडियर सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जो ईरान इजराइल का जो महत्वपूर्ण इससे हम देखें कॉन्फ्लिक्ट देखें, आज उसका 6वां दिन है। लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। क्या सैन्य ठिकाने, क्या सरकारी इमारतें, क्या न्यूज चैनल, सबको टारगेट किया जा रहा है। और अब तो ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल की जो इंटेलिजेंस है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर पर हमले कर दिए हैं। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि इजराइल जो है इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हेडक्वार्टर में अगर अटैक भी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मोसाद के जो ऑफिशियल्स हैं वो हेडक्वार्टर के अंदर बैठेंगे। वो अंडरग्राउंड बंकर्स, टनल्स, उनके वॉर रूम्स बने हुए हैं, वो उधर से ऑपरेट कर रहे हैं और डिस्पर्सल होके, स्प्रेड आउट होके काम करते हैं ये लोग। सिमिलरली जो इवन आम जनता जो इजराइल की, ये कह रहे हैं कि तेल अवीव में अटैक हो गया, हाफा में अटैक हो गया, जाफा में अटैक हो गया, सेंट्रल इजराइल का जो हिस्सा है, यहाँ पर लोग प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप कैजुअलिटी रेट्स देखें, इजराइल की तकरीबन ऑफिशियल फिगर अभी
22 या 23 किल बता रहे हैं, तो इतना वो अगर वो क्लेम कर रहा है ईरान कि भाई हमने मिसाइल्स गिरा दी, अपनी फतह भी कर दी है, ठीक है, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स तो खड़े हैं, अब स्ट्रक्चर्स के ऊपर डैमेज होगा ही होगा, उसका कोई हमें उसकी इजराइलीज को चिंता नहीं है। मेन चीज अब ये देखने वाली है कि आने वाले समय में अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। सबसे जरूरी बात कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि अभी नो सीज फायर के ऊपर बात होगी नहीं और एंड स्टेट देखना है। तो एंड स्टेट में क्या अभी यूएस इन्वॉल्व होगा, हो ही गया है इन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट फाइट बाय इन्वॉल्विंग अपने B2 बॉम्बर्स, जिनके पास जो बंकर बस्टिंग के जो बॉम्ब्स हैं, GBU 57 कहते हैं, B2 स्टेल्थ लगा के साथ, क्योंकि जो उनका फर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको अच्छे से उन्हें क्षति पहुंचानी है। आप हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने 3 एम दिए हैं। पहला एम उनका ये है कि न्यूक्लियर जो इनके वेपन्स बन रहे हैं, इनके 5 जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान में, उनको बर्बाद करना है। दूसरा, जो इनकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद करना है। जो इनके इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल जो फतह जो है जैसे लॉन्च हो रही है, जहां जहां इनके लॉन्च पैड्स हैं उनको बर्बाद करना है। और तीसरा, खमेनी साहब का तख्ता पलट। ये 3 एम लेके चल रही है यूएस और इजराइल के जो आपस में जो ये राइजिंग लाइन का जो एम है। जब भी कभी कोई लड़ाई होती है नुकसान दोनों तरफ होता है, पर ये बाद में देखा जाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या इन्होंने अचीव किए इसके बाद। क्या अभी दूर दूर तक सीज फायर की कोई संभावना नजर नहीं आ रही? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का G20 समिट बीच में छोड़कर चले जाना और कहना कि कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कंडीशन रख दी कि इजराइल जब तक हमले बंद नहीं करेगा कोई सीज फायर पर बात नहीं होगी। इजराइल हट मानकर बैठ गया है कि जब तक उसको मालूम है आप संभावित खतरा नहीं टलेगा हम बैकआउट नहीं करेंगे। तो उनका तो पहले टारगेट है कि खिमानी की हत्या या खिमानी का ईरान से निकाला। देखिए, सीज फायर का तो क्वेश्चन अब है ही नहीं। सीज फायर तो बात खत्म है, सीज फायर नहीं होगा। अभी ये लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं हो जाता। जैसे मैंने भी बताया, इनका एम है जितने इनके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम है, परमाणु हथियार को बर्बाद कर, अगर परमाणु हथियार तो बने नहीं, जो इनके जो रिएक्टर्स हैं जहां पर इनके एनरिचमेंट हो रहा है, इन्होंने तकरीबन 60% एनरिचमेंट कर दिया यूरेनियम का, और 400 किलो तक की सब खबर में आ रहा है इन्होंने स्टोर किया हुआ है। जब तक ये पूरा जो वेपन जो इनका बनाने का जो रिसर्च चल रही है, जो इनका एनरिचमेंट चल रहा है, जब तक इनको बर्बाद नहीं करते, इजराइल नहीं ये साथ बैठेगा, ना ही अब यूएस। बिकॉज ट्रंप ने भी बोल दिया है नो सीज फायर। अभी इनको ये ऑब्जेक्टिव लेने हैं। अब देखना है कि कब ये जो है इसको इम्पैक्ट में लाएंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ B2 स्टेल्थ बॉम्बर, और GBU 57 कब इन्वॉल्वमेंट होगी फॉर ब्रेकिंग दिस टारगेट्स। ठीक है, अब ये देखना रह गया। ईरान कितना सस्टेन कर पाएगा सर? क्योंकि नो डाउट चाहे टर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो या रशिया हो, वो सपोर्ट कहती नजर आ रहा है, लेकिन कर नहीं रहा है। इजराइल, अमेरिका तो सीधे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ईरान कितना सस्टेन कर पाएगा? देखिए, ईरान अब जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, जब इनकी आपस में 12 जून को लड़ाई शुरू हुई थी, तब पर डे ये तकरीबन 100 से 150 मिसाइल फेंक रहे थे इजराइल की तरफ। बट आज की डेट में इनके जो रेशियो है 40 और 50 के बीच में आ गई है। ठीक है, और उन्होंने जो प्रॉब्लम इनकी आ रही थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का जो जिसमें भेज के आ रहे थे, उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया, अपनी स्ट्रेटजी भी ठीक ठाक की है। कितना ये गिरा सकते हैं मिसाइल? अब इजराइल ने क्या किया है कि इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को भी बर्बाद कर दिया है, इनका नेटवर्क से जो है बर्बाद कर दिया है। इन्होंने इनके साइबर अटैक करके इनके जो थे कमांड एंड कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द मिसाइल्स, उसको खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो मेरी समझ से अभी ईरान बैकफुट में है, प्रेशर में है, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। और जिस दिन यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो कुछ समय की बात रहेगी जब ईरान बकल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी है लगातार, जहां पर ईरानी सुप्रीम लीडर खेमनेई ने जंग का ऐलान कर दिया है।
बिल्कुल, यहाँ पर ईरान ने इजराइल पर कई मिसालें दागी हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले जंग शुरू है, यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इजराइल पर मिसाइलों से हमला शुरू किया गया है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि जंग शुरू हो गई है। और आप देखिए कि क्या कुछ लिखा है, हमें आतंकवादी ज़ायोनिया शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि इन पर कोई भी दया इजरायलियों पर नहीं दिखाई जाएगी। मिडिल ईस्ट में और अधिक फाइटर जेट्स जो है वो अमेरिका भेजेगा। इसके चलते अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात जो है वो बम वर्षक कर दिए गए हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को कड़ी चेतावनी जो है वो दी है। ओवरऑल ना ईरान पीछे हटने वाला है, ना इजराइल पीछे हटने वाला है और यही कहा जा रहा है कि दया नहीं करेंगे। तो जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, सर सवाल ये है कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान की सिचुएशन है, सबसे बड़ी बात है अमेरिका सीधा इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात ये कि बेशक सपोर्ट दोनों तरफ से अलग अलग देशों की, इजराइल को भी मिल रही है, ईरान को भी मिल रही है। इसके अंदर जो तख्ता पलट की बात की जा रही है, वेस्ट को फायदा देने की बात की जा रही है, क्योंकि लड़ाई तो यहां पर पावर की है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। डर इजराइल को यह है कि गुपचुप बम ना बना ले ईरान। तो ये सिचुएशन है, दोनों तरफ एक जैसी ही नजर आ रही है। और कि क्वालिटेटिव रिजल्ट अगर देखा जाए तो वो ईरान के फेवर में नहीं है। उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट खो दिए, उनके अपने आईआरजीसी के कमांडर खो दिए, आर्मी के कमांडर खो दिए हैं, उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उनकी वो बर्बाद हो गई है। ये क्वालिटेटिवली अगर देखा जाए तो ईरान ज्यादा सफर कर रहा है। और दूसरी चीज जो है कि अपराइजिंग, देखो अंडर सिविल में इजराइल में अपराइजिंग नहीं है कोई, ईरान के अंदर अपराइजिंग है। जो जिस हिसाब से अल खमैनी ने अपना रेडिकलाइजेशन करके सरकार बनाई है, जिस हिसाब से शरिया लॉ लाते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि बुर्का लेडीज पहनेंगी और उसका अंगेंस्ट, उसके विरुद्ध लोकल पॉपुलेशन भी उठी है। आप ये समझे जो शाह ईरान की डायनेस्टी है, पहलवी डायनेस्टी के जो प्रिंस हैं रेजा पहलवी, उन्होंने तो ट्वीट करके बताया कि अब आप खड़े हो जाइए, हम जरूर पब्लिक को कर रहे हैं प्रोपोगेट कि भाई आप उठिए इस क्रूर और इस्लामिक रेडिकल डिस्पेंसेशन के खिलाफ। तो ये अपराइजिंग भी शुरू हो रही है। इनके जो मोसाद के जो जासूस हैं सारे लोकल ईरानियंस भी हैं जिन्होंने खबर दी है। तो मैट्रिक्स इतना सिंपल नहीं है। जो पूरा चीज एनालाइज की गई है, कितनी पब्लिक शाफ इसके अल खमैनी के साथ है, कितनी पब्लिक अब लिबरल होना चाहती है, लेडीज खासकर इसमें। पिछले 1-2 साल पहले अगर आप देखें, जब उनको एक बुर्का बैन के अगेंस्ट एक लेडी खड़ी हुई थी, उनको जेल में डाल दिया, उनको फिर मार दिया गया। तो ये चीजें छुपी नहीं रहती हैं, ना कोई इसको चुप करेगा। तो अब जो है, अब मिलिटरली जो है ईरान के ऊपर डोमिनेशन आ रहा है। और जिस दिन इनका जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है नटान्स में और फर्दो में, जिस दिन इसका काम तमाम होगा, और यूएस अमेरिका ने तो बोल ही दिया है कि हमें लोकेशन मालूम है अल खमैनी की, अभी हम उनको नहीं मारना चाहते। तो यहां तक उनको बता दिया कि वो हर एक चीज की मूवमेंट क्लियर कर जा रही है। और जिस दिन अल खमैनी न्यूट्रलाइज होगा या अल खमैनी देश से जाएंगे बाहर तख्ता पलट के लिए, न्यू डिस्पेंसेशन की तैयारी इनको करनी पड़ेगी और सब कुछ प्लान होगा जरूर इनका, यूएस और इजराइल का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों पर अपना नजरिया पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।